नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के बहुत चर्चा हो रही है। आप सोचिए, अजीब और विचित्र सा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। विचित्र क्यों कह रहा हूं? बहुत जिम्मेदारी से ये समझते हुए कि कोर्ट के फैसले पे अगर आप कुछ बोल देते हैं तो ये ठीक नहीं रहता है, अवमानना की बड़ी गुंजाइश रहती है। लेकिन फिर भी विचित्र इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अपना आदेश और उस आदेश को पालन कराने के लिए कोर्ट तीन बार बैठा, तीन बार कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं एसबीआई जो है वो उनके ऑर्डर, एक मीम भी चल पड़ा, ये कहा गया है कि अब पता चला एसबीआई से काम निकलवाना कितना मुश्किल होता है कि आम आदमी जब जाता है तो उसको तो बोल देता है मैनेजर लंच के बाद आना। कुछ वैसा ही एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के साथ कर रहा है। खैर, मजाक की बात अलग, ये पूरा मामला लीगल है। और लीगल कैसे है और सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हो रहा था, और अब जब हलफनामा देने पर मजबूर कर दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, तो इसके मायने क्या हैं। इसके साथ साथ चर्चा थोड़ी सी और आगे जाएगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं तो फिर क्या। पारदर्शिता तो चाहिए, लीगल तरीके से पॉलिटिकल फंडिंग भी चाहिए, फिर वो आएगी कैसे। इलेक्टोरल बॉन्ड बेस्ट था या अब तो अलोकतांत्रिक हो गया, तो उसकी जगह क्या, उसकी योजना। जैसा कि हमने यहाँ पर हमेशा हमारा प्रयास रहता है रेड माइक में कि सिर्फ समस्या के बारे में नहीं, समाधान के बारे में भी चर्चा हो। तो आइए, मैं स्वागत करना चाहता हूँ यहाँ पर हमारे मेहमानों का, जो कि हमसे बात करेंगे, अपना अपना तर्क बताएंगे। मैं एक एक करके आपका स्वागत करता हूँ। देश रतन निगम जी, बहुत फेमस चेहरा हैं, टीवी में अक्सर बहस करते हुए दिखते हैं, सौम्य तरीके से बहस करते हैं, आवाज़ कभी ऊंची नहीं होती है। ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसी वजह से अच्छा लगता है। आप अपनी बात तर्क रखते हैं, तो आपके तर्क से घबराता हूँ मैं, आपकी आवाज़ से नहीं। थैंक यू वेरी मच देश रतन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके जो भी विचार होंगे वो जानेंगे अभी थोड़ी देर में। संजय चड्ढा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कई बहस में और चर्चा में आपने भाग लिया है, आपके विचार बहुत मजबूत रहते हैं, बहुत ही मजबूती से आप उनको रखते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर आपके भी विचार अभी जनता जानेगी, हमें तो पता ही है। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और सपना कौशिक जी, जो कि बहुत नोन चेहरा हैं द रेड माइक में, कानून की पाठशाला में आपने इनको कई बार देखा है। चाहे कानून हो या कोई लीगल मामला हो जो कि सिर के ऊपर से निकल जाए, जैसे कि हमेशा निकलता ही है, तो सपना जी जो हैं वो हमेशा समझा देती हैं और मामला थोड़ा सा सरल कर देती हैं, क्योंकि सरलीकरण बहुत ज़रूरी है। तो आइए ये इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा शुरू करते हैं। मैं सपना जी आपसे गुजारिश करूँगा कि आप ज़रा पर्सपेक्टिव में रख दें कि जो पिछले कुछ दिनों से जो हम चर्चा कर रहे हैं, दर्शकों को ये भी बता दें, इसको हम बुला रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर द लॉयर्स राउंड टेबल, क्योंकि वकीलों का मत जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से इस चीज़ को समझा जाए। तो सपना जी, एक ज़रा आप पृष्ठभूमि रख दें कि ये चर्चा क्यों ज़रूरी हो जाती है। संकेत जी, देखिए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया। जनता का ये राइट है कि वो ये जाने कि आखिर किसने डोनेशन दी। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी वोटर अगर वोट करने जाता है तो उसे पता होना चाहिए कि वो जिस कैंडिडेट के लिए, जिस पार्टी के लिए वोट कर रहा है, आखिर वो जो पैसा चुनाव पे खर्च कर रही है वो कहाँ से आ रही है। तो एक अकाउंटेबिलिटी, एक ट्रांसपेरेंसी जनता के लिए बहुत ज़रूरी है, एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए कि आखिर जिसके हाथों में आप अपना भविष्य सौंपने वाले हैं वो ये खर्चा कहाँ से कर रहे हैं। आप बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की, आप बात करते हैं ब्लैक मनी की, तो जब उसको ख़त्म करने की बात करते हैं तो लोगों के दिलों में बहुत शंका है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए जो पैसा आया, क्या इसके लिए, क्या कहाँ से आ रहा है, तो वो सोर्स जानना बहुत ज़रूरी है जनता के लिए। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसी को लेकर एसबीआई को, ईसीआई को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सभी को ये बताना ज़रूरी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अब आपको डिस्क्लोज करना होगा कि आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हम बताएं कि ट्रांसपेरेंसी दुनिया के सामने आए, जाहिर हो कि किसने पैसा लिया, कहाँ से आया और कहाँ खर्च होगा। बिल्कुल, ये सूचना का अधिकार है। और अब क्योंकि ये डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में आ गया है, तो देश रतन जी, मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, एक तो जो सबसे पहली बात वो ये करते हैं, तीन बार कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठेगा अपना ही ऑर्डर लागू कराने के लिए और अपना ही आदेश बार बार समझाने के लिए। मतलब ये, अगर फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, ये एसबीआई की हेकड़ी नहीं है तो फिर और क्या है। देखिए संकेत जी, सबसे पहली बात मैं ये बता दूं, स्कीम को पहले समझना पड़ेगा, फिर एसबीआई का स्टैंड आपको समझ में आएगा। क्योंकि स्कीम में एक सीक्रेसी ऑलरेडी अंदर बनी हुई थी।
तो वो मैचिंग SBI कर ही नहीं सकता था, उसके पास लॉ का मैंडेट नहीं था, तो वो रॉ डाटा दे सकता है। उसके बाद में उन्होंने बोला अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर्स जो होते हैं उसके साथ अटैच करके वो मांगने पे दिए गए, क्योंकि वो भी उनको उस पर मेहनत करनी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब तक डायरेक्शन नहीं देगा वो मैचिंग कर नहीं सकते, कानून के खिलाफ चला जाता है। तो अरे इसलिए अब तो कानूनी वो मतलब नहीं, वो इसीलिए- अलोकतांत्रिक हो गई नहीं, तो इसीलिए जो उनके पास रॉ डाटा उस वक्त अवेलेबल था वो उन्होंने दे दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बोला उनको, तो वो अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा फिर से दे रहे हैं वो। सुप्रीम कोर्ट ने सर अपने पहले ही आदेश में क्यों सपना जी उन्होंने ऑल शब्द का प्रयोग किया। ऑल मतलब इंक्लूसिव, नॉट एग्जॉस्टिव। ऑल मतलब प्रेजेंट फॉर्म में जो अवेलेबल है। अब ये तो आपका इंटरप्रिटेशन हो। नहीं, ऑल का मतलब क्या होता है? ऑल मतलब ऑल नहीं, ऑल का मतलब होता है जिस वक्त आपका डाटा आपके पास जिस फॉर्म में आया उसी फॉर्म में आप उनको दे देंगे, उसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे। अब आप ये बताइए, अब यूवी ये जो अल्ट्रा वायलेट वाला अल्फा न्यूमेरिक नंबर है अब देना होगा, हलफनामा भी देना होगा। हाँ, इसका मतलब ऑल की श्रेणी में ये पहले नहीं आता था। पहले नहीं आता था। कैसे नहीं आता? इसलिए नहीं आता था कि जो भी डाटा जिस फॉर्म में था वो उन्होंने दे दिया, उसके बाद जो ऑर्डर आया अल्फा न्यूमेरिक उस पर उन्होंने काम किया और फिर दिया। देखिए, बहुत ही सीक्रेसी की जो क्लॉज है उसके तहत SBI कुछ अपनी तरफ से नहीं कर सकता था, वो सीक्रेसी मेंटेन करनी थी। तो इसलिए देखिए, मांगा है तो देना ही पड़ेगा, वो अलग बात है। क्या वो पहले दे सकते थे? नहीं दे सकते थे, क्योंकि उनको कुछ और उससे आगे करना पड़ता रॉ डाटा के बाद में, और वो रॉ डाटा आपका सीक्रेसी क्लॉज को वायलेट करता। ठीक है, जैसा था उन्होंने दे दिया, ये समझने की बहुत ज़रूरत है, ये कानूनी टेक्निकल चीज़ है। दूसरा, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं वो उस दिन के बाद से लागू होते हैं, पीछे से नहीं लागू होते, क्योंकि कुछ अधिकार जो स्कीम के तहत लोगों को मिले वो उसका वायलेशन हो रहा है। हमेशा प्रोस्पेक्टिव होता है जजमेंट, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होता। ये समझ गया मैं। पहली बार इन्होंने पीछे से कर दिया, तो आगे बहुत दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि इस तरह के जजमेंट आते नहीं है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि पीछे से आप लागू कर रहे हैं, एक स्कीम है, पॉलिसी डिसीजन है, आप हटा देते। लेकिन आपको जो भी करना था आप इस डेट के बाद की जो फंडिंग होती वो करते। और दूसरा, इसमें ये कहना कि किसी को, क्योंकि सीक्रेसी थी इसमें, क्लॉज में ही इनबिल्ट थी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में। दूसरा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बुक्स ऑफ अकाउंट से जो भी आप देगा वो डाटा इनकम टैक्स के पास जाता है। अगर वहाँ मिसमैच मिलता है इनकम में और जो आप डोनेशन करें, मान लीजिए शेल कंपनीज़ की जैसे बात उठ रही है, तो वो ज़रूर पूछेंगे पैसा कहाँ से आया, और वहाँ इनकम टैक्स नोटिस मेरे हिसाब से ज़रूर गए होंगे। मेरे पास ऐसी कोई न्यूज़ या समाचार नहीं है, लेकिन नॉर्मल कोर्स में इस तरह के नोटिस चले जाते हो मिसमैच अगर देखने। चलिए देखिए, लेकिन आप जो बात बोल रहे हैं वो तब की बात है कि ये क्यों ज़रूरी था और ये किस तरीके से लागू। अब 5 जजीय बेंच ने, चड्ढा साहब, ये फैसला ले लिया कि ये अलोकतांत्रिक है। अब ये देश का कानून है, ठीक है ना, अलोकतांत्रिक है। कोर्ट ने ये भी बोल दिया है कि डेटा जो है सार्वजनिक हो जाए। डेटा सार्वजनिक होने की तरफ अब कदम उठ रहे हैं, हलफनामा भी देना है। ये जो बात अभी देश रतन जी कह रहे थे, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जैसे उन्होंने भी शुरू में कहा कि पृष्ठभूमि जानना बहुत ज़रूरी है। 2017 में जब ये अरुण जेटली जी लेके आए थे तो उनका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो उन्होंने पार्लियामेंट में कही थी, अकाउंटेबिलिटी। इसके बाद एक अकाउंटेबिलिटी रहेगी, लेकिन लॉ उसके विपरीत था। लॉ में वो चीज़ अकाउंटेबिलिटी वो दिख नहीं रही थी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी जिससे कि एफिशिएंसी आती, वो मिसिंग थी। और यही कारण है कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया या निरस्त किया। देखिए, 30 ट्रेंचेस हैं प्लस 30+ ट्रेंचेस में ये बॉन्ड्स दिए गए। मेरे हिसाब से मैं एक बात में देश रतन जी से भिन्नता जरूर रखूँगा कि ऑल डाटा में सब कुछ आता है, जो चीज़ें नहीं भी दी गई वो भी ऑल डाटा में आती हैं। तो अर्थात जो अब कहाँ से दे रहे हैं, वो ऑल डाटा ही से ही तो देंगे। ऑल इज़ ए वेरी बिग टर्म, ऑल के अंदर सब कुछ आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट को सोचिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये समझा रहे हैं कि जब हम ऑल कहते हैं तो इसका मतलब इंक्लूसिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव। सपना जी से मैंने पूछा कि भैया ज़रा समझा दीजिए इन शब्दों का अर्थ लीगल के मायने में। स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाम चाहिए, ये चाहिए, किसने दिया। नहीं, हमको सब कुछ चाहिए, जैसे कि ये तो उन्होंने जैसे कि दे दिया, बाकी नहीं दिया। नहीं, बात ठीक है ना, एक एक छोटी छोटी इंटीग्रिटी में नहीं गए वो। लेकिन जो SBI की ड्यूटी है वो यही थी कि वो सारा
पूरी मजबूती के साथ, परिपक्वता के साथ देख, क्योंकि ये 5-6 ग्राउंड्स थी जिनमें इस ऑर्डर को किया गया। उसमें से एक ये भी थी कि केंद्र सरकार को तो पता है, क्योंकि एसबीआई जो है वो केंद्र सरकार का बैंक है, ऐसा कहा जाता है। तो इन ऑल है ही कहा क्या जाता है, ऐसा सरकारी बैंक सरकारी बैंक है, नेशनलाइज बैंक है। मेरे कहने का मतलब है कि इन ऑल पॉसिबिलिटी ऐसा कहा जा सकता है कि सरकारी बैंक होने के नाते सरकार के पास उसमें एक्सेस होगी, उनको पता होगा कि किसने क्या पैसा दिया और किसने क्या नहीं दिया। ऐसा अब देखिए ये आपका शक है, कोई कंक्लूसिवली हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे हम ये कहें कि सरकार जो है वो एसबीआई से जानकारी ले रही है। आप जब आप ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर में ये कहा गया कि ये एक प्रश्न है कि क्या जो केंद्र सरकार है या सरकार है उसके पास इस चीज की संभावना है, ऐसा हो सकता है हो। भावना है। जी, संभावना कोर्ट ने ये नहीं बोला कि है उनके पास, क्योंकि देखिए सुन लीजिए एक बात, क्योंकि डाटा रॉ फॉर्म में किसने दिया वो मैचिंग एसबीआई ने भी नहीं करी, क्योंकि स्कीम के तहत वो कर नहीं सकते, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कर रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि वो डाटा रॉ फॉर्म डाटा जिसमें मैचिंग नहीं हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं आपकी बात मान लूँ वो बिना मैच के डाटा जा सकता है, लेकिन मैचिंग वाला डाटा सरकार के पास नहीं जाएगा किसने किसको क्या दिया। तो ये ध्यान रखिए। मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूंगी कि सिर्फ एक लाइन में कह देता हूँ, वो ये देखिए, मैं यहाँ संभावना की बात कर रहा हूँ। एक है सरकार और एक है विपक्ष या और एक साधारण आदमी, ईसी। इन लोगों से तो बेहतर पोजीशन में है सरकार, मेरा मानना है कि इस पूरे डाटा को एक्सेस होने में। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, ये एक मंत्र था, एक पॉइंट था जिसमें संभावनाओं पे सुप्रीम कोर्ट को कभी जजमेंट पास नहीं करने चाहिए। सबूत, ये तो एक साक्ष्य, बात है ना। सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियर है, सबूत और साक्ष्य के अलावा पॉसिबिलिटीज जो संभावनाएं हैं ना, इस क्षेत्र में अगर आप चले जाएंगे तो जस्टिस नहीं हो सकता, ये हमेशा ध्यान रखिए। बात देखिए, संभावनाओं पे नहीं हो सकता, एक बात कहें, लेकिन ये तो एक पॉइंटर है, एक जिसे कहते हैं ना कि ऑबिटर डिक्टा है, ना कि रेशियो डिसेंडाई नहीं है, मेन पॉइंट नहीं है। अरे बाप रे बाप जी, जो आपने दो शब्द मैं इस पर इलैबोरेट भी कर दूंगा। देखिए, जो ऑबिटर डिक्टा होता है, पहले तो मतलब समझाइए। मतलब ये होता है जब आपकी बहस या चर्चाएं चल रही होती हैं तो कुछ ऐसी चीज़ जज बोल देता है जिसका जो कभी बाइंडिंग नहीं होता किसी पे, वो लॉ नहीं होता, उसको ऑबिटर डिक्टा कहते हैं। रेशियो डिसेंडाई ऐसी चीज है जो कि जजमेंट में जो लिख दिया गया वो मान्य है, क्रक्स ऑफ तो ये नहीं, तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है, ये रेशियो डिसेंडाई है, मतलब ये और फाइनल है संभावना ये। कितनी है, ये ऑबिटर डिक्टा है। सपना जी कुछ कहना जी, संकेत जी, मैं ये कहना चाह रही थी, ये जो बात हो रही थी कि एसबीआई के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का फोर्स हो सकता है। एक रिपोर्ट आई थी, द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक रिपोर्ट है 2019 की, जिसमें ये कहा गया कि कर्नाटका के जब इलेक्शन हो रहे थे तो जितना टाइम होता है इलेक्टोरल बॉन्ड को रिडीम करने का, उससे ज़्यादा का टाइम दिया गया। अरुण जेटली जी के कहने पर एसबीआई ने टाइम लिमिट खत्म होने के बाद भी 10 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रिडीम करने के लिए वहाँ का, और एसबीआई ने रिडीम किया। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये द वायर की एक रिपोर्ट है, उसके अंदर मेंशन किया गया। तो ये रिपोर्ट है, ये मैं दिखा भी दूँ अगर आप देखना चाहें। आपको मालूम होगा इस चीज का कि 15 दिन का समय होता है। हाँ, और उसके बाद Purchase एक्स्ट्रा करने- टाइम दिया गया। उसके बाद अगर 15 दिन का समय कानून में लिखा है, और अगर कानून के, मैं इसका मेरे नॉलेज में नहीं है, बहुत अच्छा पॉइंट है, अगर है तो अगर सरकार के कहने पे वो 15 दिन का टाइम 10 दिन से एक्सटेंड किया गया, तो ये तो और संभवतः बता रहा है कि भाई आपका ही कंट्रोल है, कि जो कितना- सत्ता में है उनका कंट्रोल है। जी, देखिए, इस तरह के जब कानून बनते हैं ना तो उसमें एक क्लॉज भी रहता है टाइम एक्सटेंशन का। आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर मान लीजिए किसी कारण से लोग रिडीम नहीं कर पाए हैं और रिडीम करना चाहते हैं, आपको कारण नहीं, बताना। पर यहाँ टाइम पीरियड भी तो time देखिए कब period- हुआ। टाइम पीरियड हर जगह दिया पर वो एक्सटेंशन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने ही वो 10 करोड़ के रिडीम करवाए। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बाकी किसी पार्टी के लिए वो एक्सटेंशन नहीं किया गया। तो देखिए, उसका कारण क्या है तो कि सिर्फ सत्ता। मैं इसका जवाब देता हूँ। आपके पास वो डाटा है जिसमें कि आप ये कह सके कि बाकियों ने सारे रिडीम कर लिए थे और बीजेपी ने सारे नहीं किए थे, वो डाटा है आपके नहीं, पास? वो तो देखिए, वो तो मैं मीडिया मैं रिपोर्ट के आधार पर बोल रिपोर्ट्स रही के है। आधार इसी पे मैं पर सवाल जिसपे- उठा मेरा तो बस इसी पे सवाल मेरा उठा तो बस एक छोटा सा कहना है कि अब क्योंकि इतनी सारी अभी वो अल्फा न्यूमेरिक नंबर भी आएगा, वो सारी चीज़ें आएंगी। अब इससे पहले कि लोग बैठ के मिलान करने लगे, जिसको लेकर के भी तमाम बवाल हुए थे, अभी इस राउंड टेबल में मैं उस पर भी सवाल पूछूंगा। आपको नहीं लगता है कि ज़्यादा सही अब ये है कि बजाय इसके कि इधर उधर की काम हो, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो
और वो जांच पाए कि नंबर 1 क्विड प्रो को था या नहीं। अभी भी क्या है, आप एक अजम्पशन पे ऑपरेट कर रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड दिया और उसके बाद प्रोजेक्ट मिले, तो इन दोनों के बीच में लिंक है या नहीं। हाउ डू यू कंक्लूसिवली प्रूव दिस? दूसरी चीज़, ईडी की रेड हुई, टाइमलाइन तो हमें मालूम है, लेकिन हम सिर्फ वो 2 टाइमलाइन ही बता सकते हैं। हाउ डू यू कंक्लूसिवली प्रूव कि ये इसकी वजह से हुआ? वो जांच बताएगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का कोई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं किया है, ये ध्यान रखिए, बहुत बड़ी बात है। ठीक है। दूसरा, हमारे यहाँ जो टेंडरिंग प्रोसेस होता है उसमें L1 का कंसेप्ट है, क्योंकि बिना टेंडर प्रोसेस हमारी सरकार किसी को नहीं देती। उसमें जो लोवेस्ट कोर्ट होता है उसको मिलता है, और वो ऑनलाइन प्रोसेस है, किसी को नहीं पता होता लोवेस्ट कोर्ट किसका है, L1। और जब खुलता है उसमें सब बैठते हैं, पहले टेक्निकल बिड खुलती है, उसको क्वालिफाई करते हैं, फिर फाइनेंशियल बिड खुलती है। तो इसलिए ये कहना कि सबको क्विड प्रो क्वो हुआ, ये बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि टेंडरिंग प्रोसेस में जितने लोग पार्ट लेते हैं वो फॉरेन कोर्ट में रिट पिटीशन में चैलेंज कर देते हैं टेंडरिंग प्रोसेस को। तो ये कहना कि वहाँ क्विड प्रो को हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, कोई नहीं कह सकता। तेजतन जी, तो तभी पता चलेगा ना जब जांच हो। क्यों सपना जी? जी बिल्कुल, एसआईटी की जांच बहुत जरूरी है संकेत जी, क्योंकि अदरवाइज तो सब कुछ अजम्पशंस पे ही है कि ऐसा हुआ कि नहीं। ईडी की रेड, इनकम टैक्स की रेड, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनको फार्मा की कंपनीज अगर आप देखेंगे, किसी को अप्रूवल मिल रहा है, किसी को कहीं टेंडर मिल रहा है, तो किस बेसिस पे मिल रहा है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि सब कुछ ऑनलाइन है, पता नहीं चलता, लेकिन हम सब जानते हैं कि आखिर में क्या होता है, कैसे पूरा प्रोसेस चलता है। मैं आपके पास आता हूँ चड्डा जी, एक सेकंड। देखिए, टेंडरिंग प्रोसेस जो होता है वो बहुत ही पारदर्शी है, कोई भी सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वेस्ट आपका बंगाल। कहना है जो टेंडर नहीं पाएगा वो फिर अदालत का दरवाजा खटखटा देगा। हमने किए हुए हैं केसेस कोर्ट में कि टेंडर को निरस्त किया जाए, क्योंकि टेक्निकल बिड में क्वालिफाई नहीं करा था, फाइनेंशियल बिड उसकी लोअर थी, उसको उठा के दे दिया, तो वहाँ पे कैंसिल कर देता है सुप्रीम कोर्ट पूरा टेंडरिंग प्रोसेस। देखिए, जो सरकार से सांठगांठ हो जाए, बता दिया जाए कि इतना इतना टेंडर आया है, नहीं खोल सकते आप खोल ही नहीं सकते, वो लॉक है सारा, और लोगों के सामने खुलता है वो। जब सारे लोग बैठते हैं, टेक्निकल बिड लोगों के सामने खुलती है। ये एक प्रोसेस है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। क्या तोड़ है? मेरा तो ये कहना है कि अब ये सारी चीजें, जैसे कि अभी सपना जी भी कह रही थी, ये माना जा रहा है, डेट्स जो हैं, जो हम लोग जिसके बारे में बात करते हैं, मैच नहीं करेंगे, पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। जब जापान में अगर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, जैसे कि वहां पर भी एक केस चल रहा है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, सरकार पे आरोप है, रेजिग्नेशन हो गए, इन्वेस्टिगेशन हो गई है, उसका रिजल्ट आ रहा है, सारी चीज हो रही है, तो हमारे यहाँ पर क्यों नहीं क्यों नहीं हो रही? फ्यूचर गेमिंग, ये जो सैंटियागो मार्टिन जी की जो कंपनी है फ्यूचर गेमिंग, आप सोचिए, एक वो स्टोरी में साफ साफ दिख रहा है कि किस दिन उनके यहाँ उनके एसेट सीज हुए और उसके 5 दिन या 6 दिन बाद कैसे उन्होंने डोनेशन दी, किसको दी नहीं मालूम। ठीक है, एक मोटा अमाउंट इसलिए मालूम है क्योंकि डीएमके ने अपने हलफनामे में ये कबूल किया कि करीब 500 करोड़ रुपए उनको मिले, लेकिन क्या ये वाली खेप जो है वो डीएमके को ही गई थी, नहीं मालूम। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि अब ये पब्लिक डोमेन में आ गया है, आपको लगता है कि एक प्रॉपर कोर्ट द्वारा गठित की गई जांच ही, वरना अदरवाइज क्या होगा, कोई इधर से एक इधर से वो बात इधर उधर उड़ती रहेगी, और ये सभी पार्टीज के खिलाफ जाएगा। ये सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी या आम आदमी पार्टी, सबके खिलाफ जाने वाली बात है। कॉर्पोरेट्स के खिलाफ भी जाएगा। पॉइंट इज, कॉर्पोरेट्स भी विक्टिमाइज हो रहे हैं। चड्डा जी, मैं आपको बताऊं, 2 बातें बताऊंगा। पहले तो इस पर्टिकुलर इशू पे कि ये एक तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज पे है इसका, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की ओर से नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने किया और इन्होंने नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे अहम बात है, आप ये क्यों कह रहे हैं कि नहीं होगी एसआईटी है वो? भाई अभी मैच चल रहा है, मैच तो अभी बाकी है। आप तो क्रिकेट के बड़े प्रेमी हैं, अभी तो मैच चल रहा है, अभी तो पता नहीं कितने सिक्सर्स लगेंगे अभी, इफ वी कंपेयर इट। एनीवेज, मेरा कहने का मतलब है कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट के आगे बाकी है। लेट द इंटायर डाटा बी देयर, कोर्ट के समक्ष सारी चीजें प्रस्तुत हो जाए, उसके बाद कोर्ट उस पर डिसाइड करेगी क्या एक एसआईटी बननी है, एक कमीशन बननी है। मेरे ख्याल सब लोग, आप लोग इस बात से राजी होंगे, पहली चीज़। अब मैं एक देशरत्न भाई की एक बात बताई उन्होंने कि बहुत जिसे कहते हैं ना, ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारे पूरे देश में टेंडर का प्रोसेस होता है, और हम लोग भी देखते हैं रोज आए दिन कोर्ट में बहुत केसेस होते हैं। लेकिन क्या होता है, कहाँ पे टेंडरिंग में मैनेजमेंट कैसे चलता है? देखिए, एलिजिबिलिटी जो है, अगर एलिजिबिलिटी पहले से तैयार की जाती है,
कि अगर हम 4 लोगों के टेंडर में पार्टिसिपेट करना है और मेरे पक्ष में जो व्यक्ति है टेंडर बनाने वाला, तो वो देखेगा कि कैसे देश रतन जी की जो है उनकी कॉम्पिटेंस को हटा दिया जाए और मेरे जो प्लस पॉइंट्स हैं उनको उस टेंडर डॉक्यूमेंट में रखा जाए। Right. जैसे कि उसके लिए कंसोर्शियम और पता नहीं कितनी चीज़ें ये रोज हम देखते हैं कि जो एक वो बना देते हैं ना कि भाई ये प्री रिक्विजिट्स हैं अगर आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट, उसमें कई तरह के रोड़े अटका दिए जाते हैं जिससे पार्टिसिपेशन कम हो जाए, ताकि जिसको देना है उसके उसके मुताबिक उसे बना दिया जाए। ताकि नियम पेपर पे दिखेगा कि नियम से हुआ है, लेकिन अच्छा बाय द वे एक कंपनी है मेघा इंजीनियरिंग, वो न्यूज़ में भी आई इसी चीज़ को लेकर के कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, हम नहीं जानते किसको, लेकिन खबर में फिर उसके बाद केंद्र के एक मंत्री दिखते हैं कि वो खड़े होकर के ये चीज़ संसद में कह रहे हैं कि हमने जो है वो नॉट इन अ नेगेटिव वे, वो भारत की तारीफ करते हुए कि अपनी इंडियन कंपनी को मिला, उसमें उन्होंने बोला कि हमने थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस बदले तो वो इस कंपनी को मिला। ये सब न्यूज़ में है। देखिए संकेत जी, राउंड टेबल, रेक्टेंगुलर टेबल पे बैठ के करने का मजा ही कुछ और है। ठीक है, तो क्या कहना क्या चाह रहे हैं पहले ये बताइए। अब यहाँ गोल मेज तो देखिए, गोल मेज में कॉर्नर्स नहीं होते, हाँ, और यहाँ पर कोने हैं बहुत, हाँ, तो जब कोने का मतलब वेरियस व्यूज, हाँ, राउंड टेबल में यू नेवर नो विच व्यू इज देयर, विच व्यू इज नॉट देयर। सो नहीं, वो आपसे एग्री भी कर रहे हैं बहुत चीज़ों में। देखिए, एलिजिबिलिटी, मेजॉरिटी व्यूज मैं एग्री कर रहा हूँ, एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अगर एलिजिबिलिटी इस तरह से ट्वीक होती, इट कैन ऑल्सो बी चैलेंज्ड। समबडी विल कम that I am otherwise qualified for this project, this eligibility criteria has been kept in such a manner कि हमें बाहर कर दिया। तो आपका ये कहना है अदालती कार्रवाई का हक हर किसी को हर है, इसमें भी है। आप क्या मेरी बात से बिल्कुल 100%, मैं तो सोचता हूँ आपको राजी होना चाहिए था, आपको एग्री होना चाहिए था कि भाई ये तो बहुत सारी कंपनीज में होता है। आप देखेंगे मनी लॉन्ड्रिंग में या पीसी एक्ट में जो केसेस आते हैं, पीसी एक्ट में ज़्यादातर वही केसेस आते हैं जहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेंज कर दिया जाता है या मॉडिफाई कर दिया जाता है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। इस देश में अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो हमारे यहाँ जुडिशियल प्रोसेस है उससे निपटने के लिए, और जो भी देखिए जिससे भी जो भी बाहर रहता है, जिसे नुकसान पहुँचता है, वो चुप नहीं बैठता, वो कोर्ट ज़रूर जाता है और कोर्ट के प्रोसेस का लाभ उसको मिलता है। चलिए अब इसमें एक और है, आपने विक्टिमाइजेशन की बात करी थी थोड़ी देर पहले, कॉर्पोरेट हाउसेस, हाँ, कॉर्पोरेट्स का विक्टिमाइजेशन, तो वो देखिए, विक्टिमाइजेशन जब तक सीक्रेसी क्लॉज है तब तक तो नहीं पता लगेगा, लेकिन अब तो सब कुछ खुल गया। अब मिस मैचिंग के बाद, मैचिंग जब होगी उसके बाद अब ये हो जाएगा कि जिसको भी आपने दिया उसके विरोध में जो खड़ा, अच्छा तुमने इसको दिया, अब हम तुमको देख लेंगे। नहीं, ये आरोप तो जब स्कीम चल रही थी तभी डॉक्टर रघुराम राजन ने द रेड माइक के एक इंटरव्यू में लगाया कि सरकार को तो पता चल जाएगा, सरकार को पता नहीं, अगर एजेंसी भेज दी जाएगी, एजेंसी तब पता लगेगा कि रॉ डाटा आगे एनालिसिस किया गया हो, एसबीआई ने किया गया हो। वो प्रिजम्पशन आप लेके चल रहे हैं क्योंकि वो अंडर सीक्रेसी क्लॉज वो मैचिंग नहीं कर सकते थे सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए, इसीलिए उन्होंने सेकेंड राउंड में दिया है डाटा सुप्रीम कोर्ट को, फर्स्ट राउंड में नहीं दे सकते थे। तो ये विक्टिमाइजेशन जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है, कल को देखने को मिल सकती है आपको। कॉर्पोरेट हाउसेस जिसने भी दिया, कैसे नहीं दिया वो एक अलग विषय है, ठीक है, को था नहीं था वो भी एक अलग विषय है, लेकिन विक्टिमाइजेशन एक असलियत है जो कि कल को हो सकती है। नहीं, विक्टिमाइजेशन से मेरा मतलब ये है ऑन द बेसिस ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन, और कोई नहीं। पारदर्शिता के लिए ये चीज़ें पब्लिक में आ रही हैं। फर्ज कीजिए एक ऐसी स्कीम आए, इलेक्टोरल बॉन्ड 2.0, ठीक है, जिसमें ये कहा जाए कि भाई ये स्कीम है, लेकिन इस स्कीम के हिसाब से जो पैसा देगा वो सारे पैसे जो हैं वो पब्लिक डोमेन में हर किसी को मालूम होगा इन फुल ट्रांसपेरेंसी। अब कोई दिक्कत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर सही बोल रहे हैं, लेकिन पहले देखिए इस स्कीम के जाने का कॉन्सिक्वेंस क्या है। पहले क्या था, टोटल कैश फ्लो, ब्लैक मनी, आपने झारखंड वाला देखा है, सूटकेस में भर भर के पैसे, अभी भी 350 करोड़ कहीं निकले, मामला लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। आपने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने जजमेंट में माना है कि यही एक तरीका नहीं है काले धन और भ्रष्टाचार से लड़ने का। ये नहीं बोला कि ये गलत है, ध्यान रखिए, उनका मेंशन है इसमें। तो इसलिए अगर आपको एक लाना था तो या तो कुछ गाइडलाइंस बना देते फ्यूचर के लिए, वो नहीं किया। आपने फिर से डार्क एजेस में कैश फ्लो, ब्लैक मनी पर आप वापस आ गए।
नहीं, वो मुझे तो नहीं- सुप्रीम वो तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये भी कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बढ़िया जरिया बना है। आप देखेंगे इंडिया भी यूएन कन्वेंशन के करप्शन के अगेंस्ट जो FATF की टास्क फोर्स है उसको साइन किया इंडिया ने, जिसमें ये कहा गया है कि करप्शन से लड़ेंगे। तो ये भी तो एक ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने का एक बहुत बड़ा जरिया है, जिसे जवाब सुप्रीम कोर्ट ने मैं जवाब अनकॉन्स्टिट्यूशनल देता हूं। बोला है। फिर मैं आपके पास आता हूं। इस स्कीम ने क्या किया, पहले 20,000 तक आप कैश दे सकते थे, उसको 2,000 कर दिया आम आदमियों के लिए। कॉरपोरेट के लिए बहुत सेक्शंस है इसमें, 1 करोड़ तक जाता है, 10,000 20,000, लेकिन वो कैश में नहीं है, आपको अकाउंटेबल अकाउंट से जा रहा है जिसका KYC किया हुआ है। पहले ट्रांसपेरेंट था ज़्यादा कि अब ट्रांसपेरेंट है, ये मुझे बताइए। ये मैं मान सकता हूँ इसमें खामियां हैं, उन खामियों को दूर करके गाइडलाइंस के साथ फ्यूचर में होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए कि आगे जो मिलेगा वो ऐसा होगा। वो नहीं किया, आप फिर से डार्क एजेस में चले मेरा ये कहना है, ये डार्क एजेस वाली बात जो है चड्डा साहब, ये तो ये कहने की बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सरकार को कोई और स्कीम लाने से मना कर दिया है कि नहीं जाओ नहीं, कैश में ही लो, ये थोड़ी बोला है। सुनिए, अब हाँ, इसका भी जवाब एक दे देता सेकंड, हूं। थोड़ा एक- उनसे एक- तो एक बात सेकंड, करें। एक सेकंड। जब इसका टाइमिंग देखिए जजमेंट का, मैं नियत पे नहीं जा रहा हूँ, पार्लियामेंट सेशन है नहीं, इलेक्शन अनाउंस हो गए, कोई लॉ आ नहीं सकता अब, तो आप डार्क भी नहीं आ सकता ना, चुनाव के बाद तो आ ही सकता है। तब तक तो काला पैसा चुनाव में बहुत ज्यादा लग चुका होगा। वो तो ऑलरेडी वैसे भी लगता है। ये तो वो ये- बहुत ये- सारे पहले यही तो ज्यादा लग रहा था या अब ज्यादा लगेगा, ये जवाब अब दो। ये तो अनुमान वाली बात ये है। तो अनुमान अब वाली ये बात इसका है। जवाब ये कैसे भी- दूं मैं? ये भी अनुमान प्रॉमिसरी कैसे? नोट की अनुमान तरह कि कैसे? दूसरा अनुमान कैसे? एक तरफ स्कीम थी जिसमें KYC से आ रहा था, अब कोई स्कीम नहीं है, कहीं से भी आएगा, कहीं भी वो जाएगा। आपकी बात सही है कि एक डेटा है जिसके आधार पर, लेकिन उसका पॉसिबल मिसयूज के बारे में भी वरना सुप्रीम पर वो कोर्ट क्यों? कंपनीज जिनके पास लोकतंत्र पैसा किस- किसको? नो, सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं है देखना उनके सामने जो कुछ वो लेजिस्लेचर नहीं है, वो एग्जिस्टिंग स्कीम को देखेंगे, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी देखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं देखेंगे। चलिए अब मैं चड्डा साहब आपके पास आता हूं। ये एक बात कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी देखेंगे, बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात कोर्ट से ने ये तो कहा नहीं कि और कोई अच्छी पारदर्शी स्कीम ना ले आओ। बिल्कुल इमीडिएटली सिर्फ आप इसको कर सकते अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, कहा है। वो भी किया जा सकता है। और उसके लिए हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट आगे अपने आने वाली अगर कोई डेट्स होती हैं उनमें कुछ इस तरह का भी दे दे कि ये एक बेटर मेथड है। और अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं, ये काम तो संसद का है, वो बनाएंगे इस पे लॉ कि कैसा होना चाहिए। अब बार बार हम अगर पुराने वो देखेंगे कि पहले ये हुआ करता था और अब ये हो रहा है, उससे क्यों नहीं हम एक अच्छी मजबूत पहले जो गलत Forward काम looking हो रहे हैं, scheme लाओ। फॉरवर्ड लुकिंग होने, पहले हुए हैं बहुत गलत काम, अगर हुए हैं तो अब उसका मतलब ये थोड़ी कि अब हम भी गलत काम करें। हमें तो अब पता चल गया कि पहले गलत हुआ है, तो चलिए अब अच्छा, इसमें अच्छे एक काम चीज़ और है, देखिए मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ और उसके बाद फिर कोर्ट रूम के अंदर उस दिन जो हुआ था, जब 2-3 वकील जो हैं वो बहुत कस के फटकार लगी थी उनको चीज़ CJI की कोर्ट में। मैं ये पूछना चाहता हूँ, देखिए अमूमन ये माना जाता है कि कॉर्पोरेट जगत के लोग सोचते हैं भैया मैं धंधा कर लूँ, धंधा मेरा चलता रहे, पैसे वैसे बनते रहें, ये राजनीति वगैरह में मैं घुसना नहीं चाहता, वरना वो एक अलग ही इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको Scheme को लाया गया। ओपेक बनाया गया कि नाम नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। लेकिन ये भी अजीब सी बात है ना, आपको लगता है कि अभी हम लोग उस तरीके की ओपननेस की तरफ नहीं आगे बढ़ रहे हैं जिसमें हम बहुत ओपनली कॉरपोरेट्स को प्रोत्साहित करें कि आप अगर पब्लिकली कुछ पैसा दे रहे हैं तो वो पब्लिक डोमेन में जाएगा। और कॉर्पोरेट्स हैव आल्सो टू यूज द वर्ड्स ऑफ द CJI, देयर शोल्डर्स शुड बी ब्रॉड इनफ। ये वजन, ये भार कि मैंने डोनेशन दिया, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ मैंने डोनेशन दी। देखिए सेलेक्टिव ब्रॉड शोल्डरिंग कभी नहीं होनी चाहिए, और जो इतिहास मैंने 25-30 साल में सुप्रीम कोर्ट का देखा है, हाँ। तो बहुत बात सेलेक्टिव ब्रॉड शोल्डरिंग होती है। हाँ। नूपुर शर्मा के केस में शोल्डर बहुत ब्रॉड हो जाते हैं, किसी और केस में वो बहुत पतले हो जाते हैं। हाँ। तो इसलिए ये पब्लिक पॉस्चरिंग है जजेस की, तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा। और दूसरा जो फटकार की आपने बात करी, आपके चलते अगर हमें अवमानना अगर नोटिस आया ना, वो आपको नहीं आएगा, मुझे आएगा, एंड मैं उसके लिए तैयार हूँ। ठीक है। दूसरा मैं ये कहूँगा, जो आप फटकार वकीलों की बताते हैं, वकील को कभी फटकार नहीं लगती, क्लाइंट्स को लगती है। वकील रिप्रेजेंट करते हैं और बाहर आके मुस्कुराते हैं, ये वी आर प्रोफेशनल्स। और वहाँ ये आपके समझा वकीलों को फटकार लगा दी, कोई फटकार नहीं होती। जज ने उस वक्त क्या उनका मूड था बोल दिया, वो रिकॉर्ड में भी नहीं आता, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग है तो आपको पता लग जाता है। तीसरा, देखिए जो इश्यूज़ हैं कि एक आइडियल सिचुएशन में तो बहुत पारदर्शिता होनी चाहिए थी, हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसकी तरफ बढ़ रहे थे। ये स्कीम थी,
पहले से ज़्यादा पारदर्शी थी, लेकिन पूरी तरह पारदर्शी नहीं थी। तो क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं? हाँ, बढ़ रहे हैं। क्या इसके बाद जो स्कीम आएंगी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद, इससे बेटर होंगी, ये भी हम मान सकते हैं। तो हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी जो देखिए वोटर बहुत स्मार्ट है यहाँ का, और बिहार या यूपी या किसी और जगह छोटे से छोटा काम करने वाला भी बहुत परिपक्व है राजनीति में। आपने देखा होगा आम लोगों से बात करके, तो उन्हें ये पता है। 2014 से पहले के डाटा उठा लीजिए तो कांग्रेसियों को बहुत ज़्यादा मिला, बीजेपी को कम मिला, और एज अ ये तो एक न्यूट्रल नोन ट्रेंड है। देखिए जो पार्टी पावर में रहेगी, अब जैसे आप देखिए टीएमसी को इसी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बहुत में ज़्यादा पैसे, क्योंकि स्टेट की सरकार है, मैं- संभवतः मैं- यहीं पर एक सवाल क्विड प्रोको वाला भी आता है। भाई कोई क्यों चंदा देना चाहेगा पार्टी इन पावर को किसी ना किसी बेनिफिट के लिए? क्योंकि देखिए हम जनरल इलेक्शन लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो मैं लोकसभा पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। एक न्यूट्रल कॉरपोरेट या कोई भी कॉरपोरेट हुआ या न्यूट्रल आदमी कैसे क्यों देता है चंदा? 1993 ऑनवर्ड्स या 90s में कोलिशन गवर्नमेंट्स थी, अस्थाई सरकारें थी, गिरती थी, जाती थी, आती थी। जब भी कोई पैसा देता है तो स्थायी सरकार, कॉरपोरेट वर्ल्ड को एक स्टेबिलिटी चाहिए बिजनेस पॉलिसीज़ की और सब जगह। तो क्यों देते हैं? कुछ फैक्टर्स होते हैं। स्थायी सरकार देने में सक्षम कौन है और किसने स्थायी सरकार दी? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किसने दिया? क्योंकि वो एक एनवायरनमेंट बनाता है। गुड लॉ एंड ऑर्डर, क्विड प्रो को भी उसका हिस्सा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास तथ्य नहीं है, हम लोग अनुमान लगा रहे हैं बैठे हुए यहाँ पर, तो वो भी एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन ये 3, 4, 5, 6 जो 7 फैक्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है देने के। इसका एक छोटा सा काउंटर है मेरे पास, और उसके बाद चड्डा जी फिर सपना जी। सन 91 में, 91 से लेकर 96 तक एक स्थिर सरकार थी, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ। उसके बाद से जितनी सरकार आई हैं 2014 से पहले की, 2014 वाली भी, वो कोalition सरकारें थी। सब में हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ था ना इकोनॉमिक, वो ज़्यादा था। ये जो पिछले 10 साल हैं, इसमें फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी मोदी 1.0 के सुभाष गर्ग जी, उनका ये कहना है कि डेटा ये बताता है कि ये वर्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ वाला पीरियड रहा है, सबसे लोएस्ट सिंस 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ये वो वाला फेज है। तो जो आप कह रहे हैं ना कि मजबूत और स्थिर सरकार से, मजबूत और स्थिर सरकार से मतलब क्या होता है? एक वो पार्टी, पॉलिसी की मजबूती नहीं, एक वो पार्टी जिसके पास नंबर्स नहीं है, कोलिशन के आधार पर उन्होंने सरकार बनाई है। 2014 के पास एक पार्टी के पास पूरी बहुमत, 2/3 बहुमत थी, और वो उसके दम पर सरकार चला रहे थे। बाकी कोलिशन पार्टनर्स उन्होंने रखे, उनको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन प्री पोल अलायंस था उनका, तो वो चल रहे थे। स्थायित्व उस तरह से माना जाता है जिसपे कि दबाव उस सरकार पे ना पड़ पाए कि सरकार गिर जाएगी। तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर जो सोचता है कि उसको लगता है इनस्टेबल सरकार है, कभी भी कोई खींच लेगा तो सरकार गिर जाएगी, यहाँ पर कोई खींचेगा भी तो सरकार गिरेगी नहीं, वो पॉलिसी में कंटिन्यूटी चलेगी, उसमें बदलाव नहीं आएगा अचानक। और जो आप कह रहे हैं 2014 के बाद डिमोनेटाइजेशन हुआ, सरकार ने एक फैसला लिया जिसके बाद डिजिटलाइजेशन बढ़ा, आपका जीएसटी आया, टैक्स कलेक्शन बढ़ा, वो एक अलग मुद्दे पे चर्चा हो सकती है। नहीं, वो तो क्योंकि देखिए वो उसके यहाँ इलेक्टोरल बॉन्ड पे ही इसके रहता है। अलावा आपने ग्रोथ वगैरह की बात करी, इसलिए जवाब दे रहा हूँ आपको। दूसरा ये कि उस वक्त इकोनॉमिक डिप्रेशन भी था, 17-18 में वर्ल्ड में भी चल रहा था, फिर कोविड आ गया, और तो 2009 में भी था। 2009 में भी था। उस वक्त इन्फ्लेशन 13% के बाद, उस वक्त इन्फ्लेशन 13% के आसपास चला गया था 9-10 में, आप ध्यान दीजिए। 14 तक डबल डिजिट चल रहा था ठीक है, इन्फ्लेशन। मैं आपके तर्क समझ गया, लेकिन वो बात में से बात निकलती चली गई, ये चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। तो एक बार इलेक्टोरल बॉन्ड पर लौट आते हैं एक एक करके, और अब बात करते हैं। टॉपिक कहीं भी ले जाइए, हाँ जवाब मैं दे दूंगा। नहीं, जवाब आप दे देंगे, लेकिन मैं वापस उसको ले आऊँगा जिस चीज़ पे, वरना तो क्या है, हम लोग लंतरानी करते रहे, रात भर बैठे रहे यहाँ पर। चड्डा साहब, कोर्ट में एक मैथ्यूज़ नेदुम्पारा जी हैं वकील, हरीश साल्वे जी भी हैं, और मुकुल रोहतगी जी भी। मुकुल रोहतगी जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं कॉरपोरेट जगत की फिक्की, एसोचैम और इन सब के लिए प्रतिनिधित्व, ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर ना आए। पड़ गई डांट। आपका ये कहना है कि वो उनके क्लाइंट को पड़ी, वकीलों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नेदुम्पारा जी को तो ये तक बता दिया कि डोंट शाउट एट मी, चीखम चिल्ला मत करो कोर्ट में। नेदुम्पारा जी तो मतलब अलग ही लेवल पर ले गए। उन्होंने कहा दिस जजमेंट इज़ बिहाइंड द बैक ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। मैं हैरान इसलिए हो गया, मुझे आप एक जजमेंट बता दीजिए जो कि रामलीला मैदान पर चौपाल लगा करके कोर्ट देता हो। जजमेंट क्या ऐसे दी जाती हैं कि मतलब आप ज़रा जनहित जान लें
कि एक रैली कर लें, एक रेफरेंडम कर लें। ये उनकी ओपिनियन है, मेरे ख्याल से तो ये जनहित में ही है हाँ। जजमेंट। एवरीबडी शुड नो कहाँ से क्या आया और कहाँ पे क्यों, किसको क्यों आया और क्यों ये उसको important बात। किस लिहाज पे उसको खर्च किया गया। और एक बात जहाँ तक आप कह रहे थे ना कि कल आपको कंटेम्प्ट का नोटिस आ जाएगा, हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बिल्कुल कोई उस तरह की चिंता नहीं है। नहीं, कुछ आप ही क्या सपना जी हमें बचा लेंगी? मैं आपसे भी उम्मीद रखता हूँ। आप तो सभी- वो लाइन डालेंगे ना उससे पहले कि इनके व्यक्तिगत विचार है, सबके व्यक्तिगत विचार है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नए जो डिजिटल कानून है उसके हिसाब से अगर आप कुछ बोलते हैं और मेरे प्लेटफॉर्म पर वो होता है तो उसके तो लिए मेरी भी responsibility, अकाउंटेबिलिटी है। accountability, ये जिम्मेदारी। सेफ हार्बर वाला और दूसरी चीज़ ये है कि ये एक तरीके से इसको ठीक भी मानते हैं, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, फिर हम लोग डाइग्रेस कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप ओन अप करें जो भी बहुत डायलॉग। इम्पोर्टेंट बात जो देश रतन जी ने कही उसको मैं दोहरा रहा हूँ, वो ये है कि हम प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ रहे हैं, एक मजबूत लॉ की तैयारी में इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में। तो मेरा मानना ये है कि ये झटके नहीं लगने चाहिए थे, हमें फ़ौरन मुकाम पे पहुंचना चाहिए था, इस तरह के झटके खाए बगैर पहुंचना चाहिए था तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन चलिए पहुंच रहे हैं इसी के थ्रू, इस माध्यम के थ्रू। अगर कहीं कॉर्पोरेट जगत पता चला फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ एक इलेक्टोरल बॉन्ड 2.0 आया, कॉर्पोरेट जगत ने बोला जाओ हम पैसा ही नहीं देंगे, क्योंकि इतना बवाल हो गया, कौन पड़े ये सब लफड़े में, छोड़ो, और कोई फंडिंग ही ना आए तो क्या फायदा? नहीं, फंडिंग तो आएगी। इसी वो जब मैंने बता नहीं रहा था, टेंडर्स होने नहीं है आगे, क्या फंडिंग तो ओहो, ये है कहानी खैर, ये है कहानी। हाँ, टेंडर आगे होने। देखिए, टेंडर चाहिए टेंडर तो तो चाहिए, बहुत तो लोग शायद जानते नहीं है, 2013 से एक और स्कीम चल रही है, साथ चल रही है, इलेक्टोरल ट्रस्ट की, जो प्रणब मुखर्जी लाए थे। ठीक है, उसमें कॉर्पोरेट हाउसेस बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से देते हैं, उसमें ऑडिट होता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ऑडिट जाता है। उसमें करीब 8-10 ट्रस्ट चल रहे हैं, सारे कॉर्पोरेट हाउसेस ने वो क्रिएट किए हुए हैं, और उसमें से फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ को जाता है। बहुत ट्रांसपेरेंट स्कीम ऑलरेडी चल रही है। ये एक ऐसी स्कीम थी जो कि उनके अलावा थी, इसमें भी कॉर्पोरेट्स ने दे दिया, जबकि उनके पास वो रास्ता था तो इधर दिया इन्होंने, और इसमें सब लोग दे सकते हैं। फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो आप उन ट्रस्ट में दे दें जाके, वो ट्रस्ट बाकी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो अकाउंटेबल होगा, वो देंगे। तो ऑलरेडी वो स्कीम चल रही है। इलेक्शन कमीशन को भी उसकी पूरी रीच है, सब कुछ नहीं, आई दिखता है। बिलीव इसी ट्रस्ट से बहुत सारे लोग जो हैं वो इलेक्टोरल इसको भी बॉन्ड में भी पैसा दे रहे थे। हाँ। जी, हाँ, right, दे that रहे is थे। also लेकिन वो डिक्लेयर But- करना पड़ता है आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि आपने Even किसको ये दिया। भी ये भी नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना पड़ता है। हाँ, बस सिर्फ ये बताएंगे कि डोनेशन आपने पॉलिटिकल पार्टीज को इतना दिया है, वो P&L में आपको शो करना पड़ता है इलेक्टोरल ट्रस्ट में आपको ये बताना पड़ेगा कौन कि सी ट्रस्ट में किस पार्टी पार्टी को को। दिया। मैं अब लास्ट एक सवाल आप लोगों से एक एक करके पूछूंगा। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं तो क्या, अब आपको लगता है इस तरफ दिमाग ज़्यादा जाना चाहिए, बिना इस चीज़ को लेकर के सोचते हुए, जैसे कि रोहतगी साहब कर रहे थे या फिर वो नेदुम पारा जी, उनकी तो बात मुझे भूले नहीं भूलती, बिहाइंड द बैक, रेंडर्ड बिहाइंड द बैक ऑफ द पीपल। मतलब क्या करे अदालत ये बोले कि सुनो ब्रदर जजेस, हमने तो ये तथ्यों के आधार पर फैसला ले लिया, एक काम करो रजिस्ट्रार, ज़रा एक रैली बुलाओ रामलीला मैदान ये में। मतलब नहीं। फिर क्या मतलब था? बिहाइंड द बैक का मतलब होता है जो एक सीक्रेसी क्लॉज है। ठीक है, जिन लोगों ने दिया उनकी एक सीक्रेसी थी, क्लॉज था, उनको सुने बगैर। ऐसा है, ये मामला भी कोर्ट में आया, ठीक है, वो माना सीजीआई नहीं, और वो माना नहीं, क्योंकि वो सीजीआई माना वो नहीं। तर्क दे रहे हैं ना, उनका तर्क ये है कि 5 साल से चल रहा है, आप अपने अब सुध ली, ये कहा कि हम तो पार्टी ही नहीं थे। नहीं तो नोटिस इशू कर देते उन लोगों को, सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से नोटिस क्यों करें? क्या कानून में ये प्रावधान नहीं होता कि आप अपने आप ये बोलें कि भाई मुझे भी सुन लिया? इसको क्या कहते हैं? इंटरवेंशन करना आप intervention कर दीजिए। इंटरवीनिंग एप्लीकेशन लग सकती वो थी। पार्टीज जो सीक्रेसी क्लॉज के तहत दे रही हैं, वो क्यों खुद आना चाहेंगी? लेकिन क्यों खुद आना चाहेंगी? तो सुप्रीम ये- कोर्ट को अपनी नहीं तो तरफ से- अभी आए ना फिकी एसोचैम और ये स्कीम ही CII ये जब स्कीम चला ही गया। ले आ जाते। पहले वो अपने आप को जो सीक्रेसी से वो बंधे हुए हैं, वो क्यों आके देंगे? पर ये अपना स्कीम ही नाम? अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए बताई गई क्योंकि सीक्रेसी थी। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिर्फ इसी ग्राउंड पे कि इतनी सीक्रेसी रखने की जरूरत ही क्या, Right वोटर का to राइट टू information, इंफॉर्मेशन खत्म होता है, यहाँ पे वोटर्स का राइट इफेक्ट होता है, इसीलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जब आप उसी की बात कर रहे हो, फिर आप कह रहे हैं कि इसी ग्राउंड पे हमें नहीं बताया गया कॉन्स्टिट्यूशनल बैंक। देखिए, पहले आप बताइए। देखिए, जो सीक्रेसी क्लॉज है ना, आप उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है।
लेकिन आपको वो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिव करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि वो राइट्स एक्रू हो चुके थे उन पार्टीज़ को, उस सीक्रेसी के तहत उन्होंने किया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हमेशा प्रोस्पेक्टिव होते हैं। यहाँ आपको नहीं लगता है कि शोल्डर्स आर नॉट ब्रॉड नहीं, इनफ? संकेत से इस पे मैं देखिए शोल्डर तो देखिए ये सब पब्लिक पॉस्चरिंग है, ये अरे बाप रे बाप। सुप्रीम I will not go into all कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो डेटा दिया है, पब्लिश करने के लिए बोला है, वो इंटरिम ऑर्डर 12 अप्रैल 2019 से बोला है। उससे पहले का सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए मना कर दिया कि 12 अप्रैल 2019 के बाद सबको पता था कि जो डोनेशन देगा उसका नाम पब्लिक में जा सकता है, क्योंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग, और उसके बाद भी दिया। उससे पहले का जजमेंट रिव्यू करने से मना कर दिया। जवाब ले लीजिए हाँ, उससे। बताइए। देखिए जब तक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होंगे, ठीक है, और सीक्रेसी क्लॉज जब तक चल रहा है, नोबडी विल कम फॉरवर्ड। जब सीक्रेसी क्लॉज आपने हटा के जजमेंट दे दिया, देन ओनली विल पीपल, तब तक ऐसा कोई लॉ नहीं था। पर तब तक जो सीक्रेसी क्लॉज है उसी वही को रेंडर, challenge- वही चैलेंज हुआ, वही चैलेंज हुआ, तो लीगल आपको- डिक्लेयर हो हाँ, गया। वही लीगल डिक्लेयर हुआ। प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, तो वो prospective retrospective अच्छा, नहीं दर्शकों होना को यहाँ बता दें जो मेरी तरह कंफ्यूज हो रहे हैं, प्रोस्पेक्टिव का मतलब ये हुआ कि आदेश के दिन के के बाद बाद। से, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब आदेश के दिन से पहले। पहले। ये एक बात है, थोड़ा सा बताना पड़ेगा भाई। बिल्कुल सही आपने कहा। और मेरे ख्याल से जजमेंट में इस तर्ज पे कोई कमी नहीं है, और सही किया कि क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन का क्या information। होगा, वो फंडामेंटल राइट है। एक जजमेंट में 9 जजेस ने कहा हुआ है कि फंडामेंटल राइट है ये, तो मेरे को लगता है और कि दूसरी बात है कि Right to- कॉर्पोरेट्स को डरने की बिल्कुल सही। जरूरत क्या है? राइट टू प्राइवेसी भी कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्पोरेट्स को बेंच ने डरने की बोला है। जरूरत क्या है? अच्छा, ये सवाल आया सपना कि जी की तरफ से, corporates को डरने की इसमें जरूरत- इसमें डर की क्या corporates को बात है? डरने की दे दिया तो जरूरत दे क्या दिया। है? अगर आप ये कहते कॉर्पोरेट हैं सेक्टर, कि एक सेकंड, जी, कॉर्पोरेट सेक्टर कानून के तहत काम करता, उन्होंने जो कानून था उसके तहत काम किया, डर की बात नहीं है। इलेक्टोरल ट्रस्ट भी है, वहाँ तो कोई डर नहीं है, पारदर्शी स्कीम है, चल रही है, वहाँ पे भी डोनेशन चल रहा है, तो डर की बात नहीं है। आप कानून की चार दीवारी के अंदर काम करते हैं, तो इसलिए वो कर रहे हैं उस कानून की, और उस सीक्रेसी के तहत उन्होंने दिया कि भाई मेरी जानकारी नहीं होगी, कोई विक्टिमाइजेशन नहीं होगा यहाँ पर। अब रिवेंज पॉलिटिक्स का दरवाज़ा खुल गया। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इन सब चीज़ों में नहीं जाता, वो आपकी प्रॉब्लम है, आप जाने। नहीं, पर ये बड़ी अजीब सी बात है कि मतलब अगर जानकारी बाहर हो जाएगी तो हम बहुत बदनाम हो जाएंगे, और हम कोई पॉलिटिकल पार्टी कल को अरे भाई आपने उनको 200-300 करोड़ दे दिए, हमें तो 0 दिया, हम देख लेंगे। तो ये आरोप तो ये आरोप अभी तो भी पहले है। से ही था नहीं कि एक अनड्यू एडवांटेज सेंट्रल गवर्नमेंट का, बैंक सरकारी, मतलब जो खुद गलत, आप कह रहे हैं इसी सीक्रेसी की वजह से नहीं पता ये लगा। स्कीम किसी खुद में सरकार की बात अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, थी। एक सेकंड, जी, किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें रीजनल पार्टीज भी हो सकती हैं, रीजनल सरकारें भी हो सकती हैं, जो नॉन बीजेपी भी हो सकती हैं। जी, हाँ, बिल्कुल। सपना जी फिर हाँ, संकेत जी, मैं ये कह रही हूँ कि जब ये स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सीक्रेसी पे वोटर्स के राइट इन्फ्रिंज होते हैं, तो यहाँ पर जब अपने ही गलत का फ़ायदा मैं खुद ही ले लूँ तो ये तो नहीं चलेगा ना। कोर्ट में आप जाते हैं, आप ये कहें कि मैंने कुछ गलत किया, उसी का फ़ायदा मुझे चाहिए। मैंने एक स्कीम बनाई जिसमें मैं कॉर्पोरेट्स को बोल रही हूँ कि तुम्हारा नाम छुपा रहेगा, तुम मुझे फंड दे दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बीजेपी को गया है, मैं कह रही हूँ कोई भी पार्टी होती है, मैं खुद कहती हूँ एक स्कीम बनाती हूँ, तुम्हारा नाम छुपा रहेगा, तुम्हें किसी पार्टी से डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे फंड्स दो। फिर मैं कोर्ट में जाके कहती हूँ कि मुझे तो ये प्रॉमिस किया गया था कि मेरी सीक्रेसी, मेरी जानकारी बाहर नहीं आएगी, अब आप इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हो, अब दुनिया को पता चल जाएगा फंड्स मैंने दिए, तो मेरे साथ तो गलत हो जाएगा, तो आप मेरा नाम बाहर मत लेके आइए। ये तो सरासर गलत चीज़ है ना। तो एक तो स्कीम गलत, ऊपर से मैं अपने ही गलत का फायदा मांग रही हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल। अब मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, एक एक करके आप सबसे, छोटा छोटा रैपिड फायर की तरह करेंगे, और वो ये है कि क्या एक बेहतर स्कीम की ओर एक द्वार खुलता है इसके अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाने के बाद? बिल्कुल। और पूरा ध्यान वहाँ होना चाहिए, बजाय इसके कि आप जो है ये कोशिश करेंगे नंबर ना आए, ये ना आए, वो अब तो आएगा, अब तो हलफनामा भी देना पड़ेगा एसबीआई को, और हलफनामा भी सबसे बड़े अधिकारी का उनके, हाँ, ये नहीं छोटा बाबू वगैरह कोई दे दे, सीधा सीएमडी, तो मेरा कहना, मेरा मतलब जो एक्सटेंशन पर है। हाँ, जो सबसे अहम बात ये है, इस क्रक्स ये है कि हम उस ओर बढ़ रहे हैं। पहले थोड़ा बढ़ लेना चाहिए था। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी को हमको वाला लॉ चाहिए, जिससे कि सब लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। और इस तरह का द्वंद्व कि मैं आपको दे रहा हूँ, छुपा हुआ मेरा नाम है, आपकी सरकार बनेगी और ये सब होगा, कुछ प्रो क्रो, तो सब दिखेगा आप जब डाटा और क्लियरिटी से आएगा। और इस पर सही मायने में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी, ताकि ये पता चले कि है कि नहीं।
सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड हो ना हो, कमेटी बन के भी हो सकता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट बनाती है तो बहुत ही बढ़िया बात है। सपना जी फिर जी संकेत जी, मुझे लगता है सबसे पहले तो एसआईटी बननी चाहिए और वो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड होनी चाहिए, ताकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वहाँ पर इन्फ्लुएंस ना हो, ताकि वो सवालों से परे हो, संदेह से परे हो। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी यहाँ बननी चाहिए। दूसरी बात कि हाँ, मुझे भी लगता है कि अब आगे ट्रांसपेरेंसी होगी, क्योंकि जो भी डोनेशन देगा उसको ये पता होगा कि एक ऐसी ही स्कीम के अंदर जहाँ पे उन्हें ये प्रॉमिस किया गया था कि सब कुछ सीक्रेटली हो जाएगा, किसी को किसी का नाम नहीं पता चलेगा, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से वो सब बेकार हो गया और सबके नाम अब बाहर आएंगे। तो फ्यूचर में कोई भी स्कीम जो आएगी उसमें सीक्रेसी नहीं होगी, क्योंकि अदरवाइज वो फिर से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी, क्योंकि सीक्रेसी नहीं होनी चाहिए। वोटर्स के राइट प्रेसिडेंस इसी जजमेंट का होगा। जी, तो मेरे हिसाब से लगता है कि हम ट्रांसपेरेंसी की तरफ आगे बढ़ेंगे, कि अब जो डोनेशन आएगी वो वोटर्स को पता होगा कि पैसा कहाँ से आता है, चुनावों में कैसे खत्म होता है, कहाँ जानने का हक सारे वोटर्स को मिलेगा। देशरत्न जी, एक बात ये भी कही जा रही थी कि नाम तो है इलेक्टोरल बॉन्ड, चंदा जा रहा है पार्टी को, अब पार्टी उसको इलेक्टोरल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रही है, दफ्तर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही है, लाइट लगाने के लिए कर रही है, रैली करने के लिए कर रही है, ये तो कोई सवाल जवाब के दायरे में आता नहीं है। एक तो ये बात। दूसरी चीज़, सवाल वही जो बाकी दोनों से पूछा गया कि आपको लगता है दिस पेव्स द वे फॉर एन इवन बेटर स्कीम, मोर ट्रांसपेरेंट स्कीम। देखिए संकेत जी, पहले तो हम लोग ये मान रहे हैं कि ये जजमेंट फाइनल हो गया, फाइनल नहीं हुआ। अभी रिव्यू पिटीशन बाकी है और क्यूरेटिव पिटीशन बाकी है, ये ध्यान रखिए आप। तो ये यानी अभी कुछ और वकील भी जो है वो डांट खाएंगे। इसमें नहीं, डांट की बात नहीं है, वो अधिकार है लोगों का, अधिकार है बिल्कुल, तो लेकिन रिव्यू और क्यूरेटिव का जो इतिहास है वो भी आपको बता दें, बहुत कम ओवरटर्न होता है यहाँ पर। नहीं हुए कम तो होंगे। जब 99% एसएलपी डिसमिस हो जाती हैं, 1% पे सिर्फ नोटिस इशू होता है, तो उनकी बाकी जो एडमिट होती हैं आगे चलती, उनका प्रतिशत तो और भी कम हो जाएगा। दूसरा देखिए, ये स्कीम तो गई एज ऑफ नाउ, ठीक है, तो हम इसको आज की डेट पे तो जजमेंट हम फाइनल मानेंगे। तो बदलाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, नो डाउट। पहले कुछ नहीं था, उसके बाद ये स्कीम आई, इसके बाद और भी बेटर आएगी। हमारी जो लोकतंत्र है धीमे धीमे परिपक्व होता जा रहा है, और होना भी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी भी चाहिए। हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। ये संसद विचार करेगी किस तरह का कानून उनको लाना चाहिए, जो नई संसद बनेगी, किस स्कीम के साथ लाते हैं, क्योंकि उनको जो पैसा दे रहा है उसका अधिकार, और राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू प्राइवेसी, दोनों का एक बैलेंस निकालना पड़ेगा। नहीं, तो इसी वजह से मैंने ये बोला था कि यहाँ पर ये जो चर्चा है वो समस्या के साथ साथ समाधान की ओर भी। तो समाधान नंबर 1 कि पूरी पारदर्शिता में ये पता चले, ताकि किसी का भी विक्टिमाइजेशन ना हो। क्विड प्रो को है या नहीं, ज़बरदस्ती आप कुछ कंक्लूड कर दें, वो भी गलत है। तो इस वजह से एक जांच जो कि ये बता दे कि हुआ या नहीं, क्विड प्रो को भी साबित करना बहुत मुश्किल होता है, ये भी बता दें, बहुत मुश्किल चीज़ होती है। दूसरी चीज़ जो देशरत्न जी भी कह रहे हैं, और यहाँ बाकी दोनों भी काबिल और फाजिल वकील जो हैं यहाँ पर, उनका ये कहना है कि अब जो स्कीम आएगी या जो भी आएगा वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आएगा, और एक ऐसी ट्रांसपेरेंट योजना सामने आए जिससे साफ तरीके से, पारदर्शी तरीके से इलेक्टोरल फंडिंग हो सके, क्योंकि वो एक वक्त की पुकार है। कैश में तो कोई डील नहीं करना चाहता, वो तो बहुत ख़राब तरीका हुआ, पुराना तरीका हुआ, गंदा तरीका हुआ। तो उसको कैसे आप काटें और पारदर्शिता की तरफ बढ़ें। आप लोगों के साथ बैठ करके और बात करके बड़ा अच्छा लगा। एक वकालत का शब्द जो है हमने जो पढ़ा था वो ये था कि इट इज़ नाइस टू बी इन द कंपनी ऑफ पीपल हु हैव सुमा cum laude with high Who beat around the bush? Who beat around the bush? नहीं, बीट अराउंड द बुश नहीं, विद हाईएस्ट डिस्टिंक्शन आप लोग जो हैं वो आपने यहाँ पर हमसे चर्चा की। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद द रेड माइक से बात करने के लिए। थैंक यू।